नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज देश का आम बजट पेश हुआ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश करते समय मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जितना खास ख्याल रखा, उतने देश के तमाम उन लोगों के लिए भी खास ख्याल रखा जो लोग के टैक्स स्लैब में आते हैं या टैक्स के वजह से काफी परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस आम बजट को सराहा है। और चूंकि आम बजट निर्मला सीतारमण जी का ये लगभग 8वां आम बजट था और मोदी जी के कार्यकाल 3.0 का पहला आम बजट था। तो इस आम बजट में आपको टैक्स स्लैब में किस प्रकार की ऐसी बात आई कि सारे लोग, हर क्षेत्र के लोग इसमें काफी उत्साहित हैं। मुख्य रूप से यह कहा जा रहा है कि 12 लाख तक आप 12,75,000, पौने 13 लाख तक आप टैक्स से फ्री हैं। आमतौर पर समान मध्यम वर्गीय जितने भी लोग होते हैं, समान निम्न मध्यम वर्गीय भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो आंशिक रूप से छोटे कारोबारी होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, या फिर जो नौकरी पेशा के लोग होते हैं जिनका अप्रॉक्सीमेट इनकम 3 लाख से लेकर के 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का होता है, या फिर 12 लाख तक के अंदर में भी आता है। तो वो लोग कैसे इफेक्टेड है। और पिछले टैक्स स्लैब की आपने बात करा कि जहां पर आपने देखा कि साफ तौर पर यह कहा कि मात्र 1 लाख रुपया यानी कि 3 लाख से 4 लाख बढ़ाया गया, जिसमें टैक्स बिल्कुल फ्री है। यानी कि आपकी आय 4 लाख रुपया है तो आपको जीरो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि 12,75,000 तक आपकी टैक्स फ्री है। हर लोग की नजर क्यों बनी हुई थी? क्यों लोग टीवी डिबेट में भी इस बात पर कंट्रोवर्सी नहीं कर पाए? ऐसा क्या मामला था, टेक्निकल पॉइंट था कि कोई भी नेता इस पर बात नहीं कर पाए? जो लोग आंशिक रूप से ऐसे नेता जो कि चंदे पर ही गुजारा करते हैं, जिनको सामान्य निम्न वर्गीय लेवल से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग को सिर्फ मतलब है राजनीति करने से, हर चीज का भेद और किसी चीज को भेद में रख करके सिर्फ बात करने का, विरोध करने का, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बारीकी से यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया कि 12 लाख तक बिल्कुल फ्री। और फिर हम कह रहे हैं आपको कि 12 लाख नहीं, 12,75,000 या 12,80,000 तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें कोई तू तराक नहीं है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, जो कि समान रूप से आयकर रिटर्न भर सकते हैं। आयकर रिटर्न की प्रक्रिया अब कितनी आसान हो चुकी है, चूंकि हम लोग टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। और टैक्स स्लैब में जब हम आते थे तो अप्रॉक्सीमेट 13-14 से हम लोग अपना टैक्स रिटर्न भरते थे। इसमें किसी भी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी सीए की जरूरत नहीं है। वो जमाने गए जब लोग, आप यदि एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं, आप पैन कार्ड धारक हैं, तो आप अपना कोई भी आपको सीए वाला है या फिर जो रिटर्न भरने वाला है, वो आपको आपका पासवर्ड नहीं देगा और उस पासवर्ड को आप फॉरवर्ड करके अपना पासवर्ड बनाइए। या फिर जब कभी भी आप आयकर रिटर्न भरवाते हैं किसी से, तो उससे कहिए कि हमारा आयकर रिटर्न का पासबुक आप हमें दीजिए वापस, और आप अपना आयकर रिटर्न का पासवर्ड लीजिए। आपको उतना यदि नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद सामान्य रूप से मोबाइल पर आप जाकर के और फिर जो आईटीआर जो लॉगिन करके और पैन कार्ड में आप जाएंगे और वहां से अपना आयकर रिटर्न भरेंगे। तो अब सवाल उठता है कि कैसे हम 12,25,000, 12,80,000 तक हम रिबेट पाएंगे। 4 लाख तक सामान्य रूप से आपको यह कहा गया कि आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा 4 लाख तक। लेकिन हर आदमी को, टैक्स पेयर, जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी हमारे देश के नागरिक है, सभी लोगों को चाहिए कि वो टैक्स आयकर रिटर्न भरे। अगर आप आयकर रिटर्न में अपनी कमाई जीरो करके भी देते हैं तो आपके सरकार के पास आपका आंकड़ा जाता है। अर्थात अपने देश में आप 10 रुपया कमाते हैं तो ईमानदारी से आप चाहते हैं तो आपको आयकर रिटर्न भरना चाहिए। और आयकर रिटर्न भरने के बाद भी आप सरकार को कह सकते हो आपने 2 बार आयकर रिटर्न भरा है, 3 बार आयकर, तो हमारे सरकार के पास ये आंकड़ा जाएगा कि हम नहीं कमाते हैं या हम 10 रुपया ही कमाते हैं साल में, हमारा गुजारा कैसे हो। ये सही आंकड़ा तभी आएगा तब जाकर के इस प्रकार का एक जो लेख आया है, जो जिस प्रकार से इस बार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है, उनमें उनको सहयोग मिलेगा। तो 4 लाख रुपया तक यदि आप कमाते हैं तो इसमें आपको 1 रुपया भी सरकार को नहीं देना पड़ेगा। अपने देश में आप चूंकि टैक्स हर चीज में आपको लगता है, आप एक ट्रॉफी भी खरीदते हो तो वहां पर भी आप टैक्स पे करते हो। यानी कि कोई आदमी आपको यह कहता है कि नहीं मैं ही टैक्स पेयर हूं, मैं मुझसे ही देश चलता है, तो वो उसकी गलतफहमी है। आप इस देश के नागरिक हैं, हर चीज पर जीएसटी लगा होता है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा होता है। हम कोई भी ट्रांसपेरेंसी करते हैं, इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप देश में पैसे को जाम करके रखते हो और आर्थिक नीति के आधार पर नहीं चलते हो, बाजारीकरण के आधार पर नहीं चलते हो, जैसे कि अभी कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला है तो दुनिया की नजर इसके ऊपर लगी हुई है। इतना बड़ा इकोनॉमिक रूप से हमारा गेन हो रहा है जिसका आप सोच नहीं सकते हैं कि आस्था और विश्वास के साथ जो लोग कम से कम यातायात भी कर रहे हैं, जो लोग निकल के वहां जा भी रहे हैं, तो इस सारा का सारा ट्रांजैक्शन और सारा का सारा जो भी चीज होता है अपने देश में हो रहा है। तो ये इसमें हमारे सरकार का बहुत बड़ा फायदा होता है और बहुत बड़े दुनिया में एक यूनिटी दिखाने का क्षमता मिलता है। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो हम छोड़ के गए थे आपको कि 4 लाख रुपया में आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अब बात आई कि कैसे 12 लाख पर 80,000 कैसे बचेगा। तो 12 लाख 80 बचाने के लिए उन अकाउंटेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, या फिर उन नेताओं के पास तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, उनकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनना है जिन्होंने जिंदगी में कभी टैक्स भरा ही नहीं।
जो कि अवैध रूप से जो झोपड़ी में रहते थे और महल अटारी में पहुंच गए, चूंकि कहीं ना कहीं माध्यम से उन्होंने नौकरी दिलवाई तो उसके बदले जमीन ले लिया। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिला तो चरवाहा जैसे विद्यालय खोला गया, फिर वहां से अरबों खरबों कमा लिए, उनको क्या पता चलेगा, या फिर उनको टैक्स देने में क्या दिक्कत है। वो तो जो भी टैक्स स्लैब है, मैक्सिमम टैक्स स्लैब अपने देश में 30% का है, और 30% का जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स स्लैब जो अब जो नया टैक्स स्लैब हम पुराने की बात क्यों करें, उसमें 4 लाख तक बिल्कुल फ्री है। 4 लाख से 8 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 5% भारत सरकार को टैक्स देना होगा। 5%, 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक, और 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% का देना है। 12 लाख के बाद जब ऊपर आप जाएंगे 16 लाख तक, तब आपको 15% का देना है, 16 लाख तक। और 16 लाख के बाद आप जाएंगे तो 20% देना है। 20% के बाद फिर 25% का स्लैब आता है। फिर मैक्सिमम जो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर लोगों को पैसा लगता है वो लगता है 30% का, टोटल लगता है 30%। तो हम 12 लाख जो सामान्य लोग, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो कैसे 12,80,000 टैक्स में छूट आते हैं, जबकि आपको यह कहा गया है कि हम 4 लाख तक रुपए आपसे नहीं लेंगे, लेकिन 12 लाख तक जो है निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि आपको जी हम टैक्स फ्री है आपका। और हम कह रहे हैं कि नहीं जी 12 लाख नहीं, 12,80,000 तक आपका टैक्स फ्री है। तो यह कैसे है? ये ऐसे है कि सभी स्लैब में पिछले बार में आपने देखा कि आपको कहा गया कि जो भी हमारे देश के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए एक टैक्स स्लैब में एक इम्यूनिटी छूट की बात की गई है, जो कि आपकी टोटल जो है वो है 60,000 का। यानी कि आप 4 लाख, यानी कि पहले स्लैब का मतलब 3 लाख रुपया कमाते हैं तो 3 लाख रुपया आपको फ्री किया जाता है। उसके ऊपर आप जब 10 लाख तक जो पैसा कमाते हैं उसमें भी आपको समान रूप से आपको दिखाया जाता है। एफटीसी के तहत आपको था कि आप यदि बच्चों पर भी इन्वेस्ट करते हैं, आपने हाउसिंग लोन रखा है, तो 80,000 की आपको छूट मिलती थी। इसके अलावा भी आपके ऊपर कोई भार बान है, आप खर्चा व्यय नहीं करते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में है, तो आपको 60,000 रुपया भारत सरकार की तरफ से, टोटल जो आपका 60,000 रुपया यदि टैक्स बनता है तो भारत सरकार आपको मुक्त कर देती है और छोड़ देती है कि हम आपसे नहीं लेंगे टैक्स। ये टैक्स उन सामान्य लोगों के लिए है, निम्न मध्यम परिवार के लोगों को है, जो कि कम इनकम वाले हैं। तो इसलिए जो 5% का जो टैक्स स्लैब है, 5% का टैक्स स्लैब है, वो लागू होता है 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में, जो कि 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख रुपए का 5% के दर से होता है टोटल 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। और फिर जो आप टैक्स स्लैब, सेकंड टैक्स स्लैब में आते हैं, जो 10% का जो टैक्स स्लैब है, उस टैक्स स्लैब में आते हैं आप 8 लाख से 8 लाख 1 रुपया से ऊपर, और फिर 12 लाख रुपया तक, वहां तक आपको टैक्स जो पे करना है वो करना है 10% के दर से। तो 10% के दर से तो 4 लाख का 10% हुआ 40,000 रुपया, यानी कि दोनों मिलाकर के आपको हो गया 60,000 रुपया। तो भारत सरकार आपको यह छूट दिया हुआ है कि अगर आपके ऊपर मिनिमम सबसे इनकम टैक्स स्लैब जो 60,000 रुपया हम आपको मुक्त कर देंगे, क्योंकि आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं और सबसे ज्यादा भारत में जो परेशानियां हैं वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को है, और ये सबसे ज्यादा झेलते हैं। या फिर जो नीचे लेवल से जो लोग उठकर आते हैं वो इस फर्स्ट टैक्स स्लैब में आते हैं और चाहते हैं कि अपने हिसाब से अपने पदोन्नत हो, अपनी उन्नति करे, तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन किया जाए। इस प्रोत्साहन के हिसाब से आपको ये टैक्स स्लैब में छूट मिलता है 60,000। तो 12 लाख तक कोई किंतु परंतु नहीं है कि 12 लाख तक आपको सरकार ने कहा है कि हम मुक्त करेंगे। आप आईटी रिटर्न भरिए, उस आईटी रिटर्न में आप 4 लाख तक जो है मुफ्त स्लैब में डालेंगे, टोटल इनकम अपना दर्शाएंगे। अपना इनकम दर्शाने के बाद आप जो है अपना इनकम में आपको जैसे ही आता है फिर आप जो है 8 लाख का जो है छूट लेंगे, 4 लाख से लेकर के 12 लाख तक का। उसके अलावा आपका 60,000, जैसे ही आपका 12 लाख इनकम आप शो करेंगे तो आपका 60,000 वहां पर टैक्स बन के आ जाएगा। टैक्स जैसे बन के आता है वैसे ही आप छूट के स्लैब में जाते हैं, छूट के स्लैब में जाते ही आपको यह छूट मिल जाता है। उसके बाद फिर आता है, हम कह रहे हैं कि 12,80,000 तक आपको छूट मिलेगा। तो 80C के तहत, 80C में, जिसमें कि आप यदि आपके बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, एजुकेशनल में है, आपके पास हाउसिंग लोन है, या इस प्रकार के जो अनिवार्य आवश्यकता है, जिन अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए 80C को जिन स्लैब में डाला गया है, उन स्लैब को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको कुछ प्रूव करना होगा और दर्शाना होगा, जिसके माध्यम से आपको उसमें 80C के तहत भी छूट मिल जाएगा। तो कुल जो है आप, इसीलिए कहा गया है कि 13.25 लाख रुपया, 12 लाख रुपया नहीं, 13.25 लाख रुपया कमाने वाले जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, या फिर निचले जो लोग हैं, जो नीचे उसके स्लैब में नहीं भी आते हैं और प्रयास करते हैं, डरे हुए रहते हैं कि मैं यदि इन्वेस्ट करता हूं और उससे ज्यादा हमको फिर सरकार को देना पड़ जाएगा, तो ये जो है ये सरकार को आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ जाएगा। सरकार आपके लिए होगी, और ये टैक्स स्लैब खास करके बहुत ही सुंदर टैक्स स्लैब आया है इस बदलाव के साथ, जो कि भारत के तमाम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कमजोर थे और जो भारत के बैकबोन हो सकते हैं।
जो लघु उद्योग से, कुटीर उद्योग से, मध्यम उद्योग से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं या फिर सामान्य नौकरी पेशा में हैं और अपनी मनोकामना को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर नहीं बना पा रहे हैं, अपने गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, या बच्चों का एजुकेशन देने में बहुत बड़ी परेशानी आती थी, जो कि एक बड़ा स्लैब आता था। इस स्लैब में अगर उनको 60,000 रुपये का रिबेट मिलता है तो शायद उनके लिए बहुत अच्छी योजना होगी, जिसके माध्यम से आगामी वो एनपीएस में जा सकते हैं या कई भी चीज। इनमें भी एनपीएस जो है टीसी के अंदर आता है, आप पेंशन स्कीम में जाते हैं या फिर कोई भी उनका जो फंड होता है, फंडिंग में जा सकते हैं, जीपीएस में जा सकते हैं और फिर इसके माध्यम से वो अपना भविष्य का प्लान कर सकते हैं। इसलिए इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आज का जो बजट रहा बहुत ही बढ़िया रहा और सबसे ज्यादा बिहार के लिए, खास करके बिहार के जितना नजर में रखा गया, किसानों को जितना ध्यान में रखा गया, सबसे ज्यादा जो अच्छी 2 परियोजनाएं हुई, मखाना उद्योग को बढ़ावा मिला, मखाना उद्योग को जिस तरह से यहाँ के लिए किसानों के लिए जो खास करके उत्तर पूर्वी बिहार है, जहाँ के किसान काफी परेशान थे और बहुत ही लगभग पूरी दुनिया के मखाना उद्योग में बिहार का ही योगदान 75 से 80% का होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि जो कोसी कल्याण परियोजना की बात आई, कोसी कनाल परियोजना यदि बिहार में आता है तो आप हरियाणा और राजस्थान की समस्त समस्या का समाधान इंदिरा कनाल से हुआ, और बिहार में यदि कनाल की बात आए और बिहार में कनाल बने और अच्छे ढंग से उसका उपयोग हो तो मुझे लगता है ये भी बहुत। और सबसे अंतिम जो बिहार को ख्याल रखा कि बिहार में आप यूज कर समझ सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग का यदि टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसका हब बनता है, तो आसपास के जितने राज्य हैं उनको हमारे ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। बिहार में इंडस्ट्रीज के नाम पर तो आप देखिए जितना भी हमारे लगभग 60-70 साल तक इंडस्ट्रीज लगे वो पूरे के पूरे झारखंड में चले गए। एकमात्र औद्योगिक नगरी के रूप में बेगूसराय आपका है, जो कि बहुत कम पार्ट में और सेंट्रल केंद्रीय मंत्रालय का, भारत सरकार का, आईओसीएल का यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं रिफाइनरी है। और फिर जो भी है उसके बाद आप यूरिया कारखाना लगाने की बात आई है, जो असम में लगाने का आई है, बेगूसराय में पहले से है। और तमाम उसके बाद थर्मल पावर है, यहाँ पर थर्मल पावर के बाद कार्बन की फैक्ट्री है, फिर और भी छोटे छोटे बहुत बड़े फैक्ट्री है, और यहाँ भी जो है पेप्सी का लग गया और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तो ये टोटल मिला करके आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बेगूसराय हब है उसी तरह से बिहार हब हो जाएगा। और फिर ये जो वर्तमान जो है आम बजट 2025 हमेशा के लिए बिहार के लोगों के लिए यादगार साबित होगा। और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी इसके लिए काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात जो काफी चर्चा का विषय है कि आज के आम बजट में जो वो साड़ी पहन के आई वो मधुबनी प्रिंटिंग का साड़ी था, और वो साड़ी पद्मश्री दुलारी देवी के द्वारा उनको गिफ्ट किया गया था। दुलारी देवी काफी चर्चित लोग हैं जो कला के क्षेत्र में काफी काम करते हैं। जिन लोगों को बिहार के संस्कृति के बारे में नहीं पता है वही लोग इन बातों को बात करते हैं, और जो लोग छोटी छोटी चीजें हैं जैसे हमारा सिल्क उद्योग है, मधुबनी पेंटिंग है, इन सब चीजें गौरवान्वित करने वाली बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।